देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयरिंग है मैम। तो देखो हम लोग यहाँ पर बेसिक ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट का टाइप्स कितने तरह से कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है उसमें बाई कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कितने तरीके का कॉस्ट हो सकता है वहां तक कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बाई फंक्शन, जिसके बेसिस पे देखो तो कॉस्ट शीट बनता है। ठीक है, फंक्शन बेसिस पे ही हमारा कॉस्ट शीट बनता है। बाई फंक्शन, फंक्शन बेसिस पे जैसे कॉस्ट शीट हम लोग दिखाते हैं उसी बेसिस पे बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा मैन्युफैक्चरिंग मतलब फंक्शन यानी कि एक्टिविटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के हिसाब से होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यानी कि फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है उसमें हमारा जो भी कॉस्ट इनकट होता है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट हो सकता है यहाँ पर लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। पहले लिख लेते हैं कॉस्ट रिलेटेड विथ फैक्ट्री, कॉस्ट related with activity performed under factory। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री से रिलेटेड इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, depreciation, depreciation of plant and मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा, फैक्ट्री एक्टिविटी के लिए जो भी कॉस्ट हमारा इनकर्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, जो बिजनेस एक्टिविटी होता है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर लिखेंगे इट इज द कॉस्ट incurred to support the functioning of a business।
functioning of a business. बिजनेस के सपोर्ट के लिए ये सब एक्टिविटी होता है, जैसे हम लोगों ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, मतलब पूरा काम कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट वगैरह, इनको जो भी पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज हो गया, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। बट यहाँ जो भी काम करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में, उनका काम डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बट नॉट डायरेक्टली related with प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और सर्विस मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे रिलेटेड नहीं होता है ये खर्चा, ठीक है। सपोर्टिव काम के लिए जो भी स्टाफ वगैरह रहता है या फिर वहां पर जो भी यूज हो रहा है उससे रिलेटेड खर्चा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ऑफिस का रेंट, ठीक है। ऑफिस जो है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम होता है, वो अगर रेंट पे लिया गया है तो ऑफिस का रेंट, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो जाएगा assets used in office। अच्छा पहले लिखते डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट, डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में जो भी एसेट यूज हो रहा है কোন চ্যাপ্টার এটা করো? এটা যেটা চলছিল সেটা, এটা বেসিক অফ কস্ট যেটা চলছিল লাস্ট দিন আমরা কন্ট্রোলেবিলিটি হিসেবে ভাগটা লিখেছিলাম, আজকে আমরা লিখছি ফাংশনাল বেসিস। সবগুলো কমপ্লিট হয়নি। ওটা একটুখানি রাখুন, ওই আমি কি স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে পরে লিখে দেবো। আরে বলো কতদিন কেটে কেটে আসছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে, আমি এই একটা লিখছি, ওটা লিখে নিচ্ছি। अच्छा नेक्स्ट देखो, जैसे ऑडिट, ऑडिटर को अगर ऑडिट का फीस पे करे, कोई अगर ऑडिट करेगा, ठीक है, जो ऑडिट करते हैं जिनके पास ऑथोरिटी है बेसिकली सीए वगैरह, तो उनको ऑडिट का जो फीस दिया जाएगा तो वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं है, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो काम है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी है, तो ऑडिट तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टाफ रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, मैनेजर से लेके कोई और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये उनको दिया गया सैलरी जो है वो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएगा, ठीक है। फंक्शन बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला फंक्शन बेसिस पे, जिसपे ये है, यहाँ तक लास्ट दिन पढ़ा था, यहाँ से अभी मैंने स्टार्ट किया, जस्ट ये पॉइंट लिखा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये क्या होता है। तो ये जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा एक बार बोला कि ये देखो हमारा ये सारा खर्चा जो है ना, ये पूरा का पूरा ही जो है कॉस्ट शीट से रिलेटेड मिल जाएगा तुम लोग को। कॉस्ट शीट जब बनाओगे तो यही सारी चीज मतलब फंक्शन बेसिस पे ही हमारा कॉस्ट शीट बनता है, ठीक है। अच्छा अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम ऐसे ही एक बार बताते फिर लिखवा देते। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए उसका जो भी खर्चा होता है दैट इज सेलिंग कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो डिलीवरी, फ्री डिलीवरी कभी कभी जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये सब खर्चा सेलिंग, जैसे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एजेंट का रखना, सेलिंग एजेंट को रखना, कमीशन एजेंट को रखना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो इसको लिखेंगे, ये कैसा खर्चा है, इसमें लिखो द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस which which begins with making packed product available for dispatch, available for dispatch, and end with making, and end with
and end with making the reconditioned return empty package available for reuse समझाते हैं क्या लिखा है मैंने। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा है, सेलिंग कॉस्ट का लिख देते हैं। सेलिंग कॉस्ट का हो जाएगा द कॉस्ट इनकट, हम समझा देते हैं क्या लिखे हैं, पर लिख लो द कॉस्ट इनकट इन promotioning sales and retaining customers, ठीक है। ये है सेलिंग कॉस्ट के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये कौन से वाले कॉस्ट के लिए लिखा है, ये मैंने सेलिंग कॉस्ट के लिए लिखा है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है वो कॉस्ट जो हम लोग अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को या सर्विस जो भी प्रोवाइड करें उसको प्रोमोट करने के लिए करते हैं, ताकि कस्टमर हमारा रिटेन करे, मतलब एक बार खरीदा उसके बाद भी हमसे ही खरीदे, ऐसे सोच के साथ हम लोग जो खर्चा करेंगे दैट इज हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब सेलिंग कॉस्ट के यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं सेल्समैन सैलरी। अगर हम लोगों ने कोई सेल्समैन अपॉइंट कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे तो उनको दिया गया सैलरी, ये हो जाता है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या लिखा है देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विथ मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच, ठीक है। डिलीवरी करने के लिए हमें प्रोडक्ट को ऐसे कंडीशन में रेडी करना पड़ेगा ताकि वो मतलब डिलीवरी के कंडीशन में हो, ठीक है। मतलब कंटेनर पैकिंग वगैरह, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसे जैसे मान लो कि ग्रोसरी वगैरह जब डिलीवरी होके आता है तो उसको पैक करना जरूरी है, ऐसे ही हम लोग नहीं ला सकते, ठीक है। तो पैकेजिंग वगैरह का खर्चा, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट को तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, वो प्रोसेस जहां पर कहां से शुरू होता है, जो प्रोसेस बिगिंस विद द मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच करवा पाए इसके लिए जितने तरह का पैकिंग का जरूरत होगा उस प्रोसेस से लेके स्टार्ट करके एंड एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर, ये देखो क्या लिखा है, अवेलेबल फॉर रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज। मतलब आजकल देखोगे तुम लोग, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, तुम लोग को तो समझ में आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, मीनिंग बता देते तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ लास्ट क्या बोला है, बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है। बोल रहा है शुरू वहां से होता है जैसे कि जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जिसे हमें डिलीवर करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं। बेसिकली पैकिंग करने का खर्चा, प्रोडक्ट को ऐसे पैक करना है ताकि वो हम लोग डिस्पैच कर पाए, ठीक है, अवेलेबल फॉर डिस्पैच हो जाए। और उसके बाद वहां पर जो भी हम लोग कंटेनर दे रहे हैं, जैसे आज के डेट पे देखोगे अगर कुछ जो है कार्टून में आता है ना, मतलब जो पेटी होता है, गत्ते का डब्बा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर ये आप वापस कर देते हो तो बेटर है, इसको हम लोग रिसाइकल करेंगे, ठीक है, ताकि जो है क्योंकि प्लास्टिक वगैरह का यूज कम करने का सोचा जा रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए, तो इसीलिए बोल रहा है एंड एंड विथ मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ताकि उसे फिर से रीयूज किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है तुम लोग देख सकते हो, अगर कभी भी ध्यान से देखोगे कुछ ऑनलाइन खरीदा हो, जैसे मैंने देखा है कभी कभार एक आध बार बिग बास्केट में अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं ग्रोसरी, तो उसमें अगर फ्रूट्स ऑर्डर करते हैं कभी तो वो ना आता है ऐसे जो है कार्टून में, ठीक है, कार्टून के डब्बे में, मतलब जो होता है गत्ते का डब्बा उसमें आता है, तो उसमें ना लिखा हुआ रहता है कि प्लीज आफ्टर रीयूज आप इसे रिसाइकिल के लिए दे दो, मतलब नेक्स्ट बार जब आप ऑर्डर करो तब आप वो दे दो ताकि इसे रिसाइकिल करके यूज किया जाए। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि डिलीवरी कॉस्ट का यहाँ पर मतलब वो लिखना भी तो एक कॉस्ट हो गया ना, उस पर लिखा हुआ रहता है कि आप इसे रिसाइकिल के लिए फिर से फर्दर प्रोसेस के लिए दे दो, ठीक है। तो ये भी तो एक खर्चा हो गया। एंड एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ठीक है, वो बोला है।
तो यहाँ पर, और सेलिंग कॉस्ट तो समझ में आ ही रहा होगा, सेलिंग कॉस्ट का मतलब अपने प्रोडक्ट प्रमोशंस के लिए जो भी कॉस्ट हम लोग इनकट करते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर एक एग्जांपल और भी दे देते हैं, जैसे कि डिलीवरी वैन डिप्रिशिएशन। अगर हम लोग वैन, जो वैन यूज कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो, वो लोग तो कुछ ना कुछ व्हीकल में ही लेके आते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी वैन्स, उसका जो डिप्रिशिएशन है वो भी हम लोग का डिलीवरी कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड विथ डिलीवरी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कॉमा प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय experiment and implementing such result on commercial basis। समझाते, बोल रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसको और भी बेहतर तरीके से मार्केट में लाने के लिए हम लोग उस पर रिसर्च वगैरह जो है करते रह सकते हैं, ठीक है। कि कितने सस्ते में हम लोग कितने गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे उतना अच्छा है, या फिर जितने अच्छे तरीके से हम लोग अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो रिसर्च कॉस्ट जो है, रिसर्च बोल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। तो रिसर्च करना मतलब क्या, कुछ नया सोच लाना कि बाकी लोग जो कर रहे हैं हम उससे कुछ हटके करेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ डिस्कवर तो करना पड़ेगा। न्यू आइडियाज, प्रोसेस आइडियाज, या नया कोई प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय, जिसके थ्रू से हम लोग प्रोडक्ट को प्रोसेस कर पाएंगे, बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो बोल रहा है कि जो हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करके जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे हम लोग जब कॉमर्शियल बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, ठीक है। मतलब रिसर्च डेवलपमेंट तो होते रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब करेंगे अपने प्रोडक्ट पे। जैसे जब कोरोना आया था तब सोचो ना, उस पे जो मेडिसिन, जो वैक्सीन वगैरह सोचा गया, अलग अलग तरीके का वैक्सीन आया, ठीक है। तो उस पे रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया गया ह्यूमन बीइंग के ऊपर। एक दिन पे तो नहीं किया गया, लेकिन खर्चा तो इनकट होने स्टार्ट हो गया जब से रिसर्च चल रहा था। तो वैसे ही हम लोग कोई प्रोडक्ट को अगर अच्छे तरीके से जो है मतलब उसे और भी गुड क्वालिटी का बनाना चाहते हैं कस्टमर के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू न्यू आइडिया सोचना पड़ेगा, प्रोसेस प्रोडक्ट बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग। और जब ये हमारा सोच आइडिया इसे हम लोग कॉमर्शियली इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं, इसमें कैसा खर्चा हो सकता है जो स्टाफ इस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिसर्च स्टाफ सैलरी, रिसर्च स्टाफ सैलरी। अगर जो रिसर्च स्टाफ है उनको जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन होने के पहले का जो खर्चा, नाम से पता चल रहा है ना, प्रोडक्शन शुरू होने के पहले का जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा इधर हटा के लिखते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगा। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हो जाएगा व्हेन ए न्यू फैक्ट्री स्टार्टेड और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन अ न्यू फैक्ट्री इज स्टार्टेड और न्यू प्रोडक्ट are introduced
new product are introduced, there may be certain ट्रायल रन। ठीक है, कोई भी नया काम करने के पहले उस पे जो है ट्रायल दिया जाता है। ठीक है, ट्रायल रन, ठीक है। व्हेन ए न्यू फैक्ट्री स्टार्टेड, कोई नया फैक्ट्री जब स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी फैक्ट्री है बट नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके अलावा तो कुछ ट्रायल रन देना पड़ता है कि कैसे ठीक चल रहा है कि नहीं, कैसे जो प्रोडक्ट बन के निकल के आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं, इस चीज पे ट्रायल रन किया जाता है। ठीक है, तो ट्रायल रन का ट्रायल कॉस्ट होता है। ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं इसका मतलब तो ये नहीं है कि खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे जेरोक्स करने के पहले देख सकते हो कि एक नॉर्मल पेज लेके देख लिया जाता है कि मशीन ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तो ट्रायल रन, तो वो पेज तो बर्बाद हुआ ना, तो उसका तो एक कॉस्ट हुआ, दैट इज ट्रायल रन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ट्रायल रन, फिर इसके बाद लिखेंगे सच कॉस्ट टर्म्ड एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, सच कॉस्ट टर्म एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसे और एक नाम भी बोला जाता है, और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ट्रीटेड एज जगह कम हो गई, मुझे लगा कुछ है। ठीक है, इस पे ऐसे लगा देते ताकि समझ में आ जाए कि ये कहाँ से था। ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वर्ड तुम लोग अकाउंट्स में सुनोगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू भी है। देखो दोनों बात एक साथ यूज हुआ है, मतलब ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। डेफर्ड करे, डेफर्ड मतलब फ्यूचर में जाके, मतलब बाद में, अभी नहीं। ठीक है, बाद में अभी नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायल रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायल रन करने पे हमें लग रहा है कि हमारा खर्चा हो रहा है, बेकार बेकार नहीं है तो हम लोग किसी को बेच नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रायल रन जितना करेंगे हम लोग को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि कैसे क्वालिटी का क्या चीज बन रहा है। तो ट्रायल रन करने का खर्चा भले ही हो सकता है, लेकिन ये हमें फ्यूचर में क्या देगा, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है दे चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट। ठीक है, दे चार्ज to the cost of future product, to the cost of future product। ठीक है, हम बता देते हैं क्या लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, दे चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट। इसका मतलब है फ्यूचर में जब प्रोडक्ट मतलब सेल करने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, अभी तो ट्रायल रन चल रहा है। ठीक है, तो ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो कॉस्ट होगा फ्यूचर में, वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में ऐड करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी खर्चा करना पड़ रहा है, ट्रायल रन चल रहा है। ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायल रन हमारा जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन उसका कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जब प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब सेल करने के लिए जब प्रोडक्ट कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट में जा सकता है प्रोडक्ट, ऑन दैट मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये वाला कॉस्ट चार्ज करेंगे। मतलब वही प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, कस्टमर से चार्ज जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, नीचे जगह था, देखो मुझे लगा नीचे जगह, इसको हटा के लिख दे, दिखने में आसानी होगा। एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लिख देते हैं फटाफट, देखो तो तुम लोग को दिखेगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, treated as deferred revenue expenditure, they charged to the cost of फ्यूचर प्रोडक्ट। फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये कॉस्ट को हम लोग चार्ज कर देंगे, मतलब कस्टमर से ले लेंगे। ठीक है, सारे कॉस्ट तो प्रोडक्ट में चार्ज करने ही होता है, क्योंकि हमें कस्टमर से ही तो लेना है, खुद के पॉकेट से थोड़ी ना पे कर।
तो ये हो गया फंक्शन बेसिस पे कितने तरह का होगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे अकाउंट्स के साथ रिलेशन के बेसिस पे कितने तरह का कॉस्ट हो सकता है। तो इसके लिए लिखना है रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेशनशिप के बेसिस पे दो तरीके का कॉस्ट होता है, एक होता है कैपिटल कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू कॉस्ट। और ये टर्म तुम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल कॉस्ट का मतलब जिससे हम लोग फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदते हैं, जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट, और जो डे टू डे बिजनेस का कॉस्ट इनकट होता है दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कॉस्ट होगा वो फ्यूचर में हम लोग उसे बहुत मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए अवेल कर पाएंगे। जैसे रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब इस साल का रेंट दे दिया, तो इस साल का जो रेंट पे किया उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, इसी साल मिलेगा। ठीक है, इस साल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो बस इसी साल का बेनिफिट मिला, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का बेनिफिट मुझे 4-5 साल तक मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस साल मैंने कोई प्लांट मशीनरी खरीदा कॉस्ट इनकट करके, तो इसका बेनिफिट मुझे मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट खरीदने के कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट का मतलब ही वो एसेट हो गया जिसको खरीदने के लिए किया गया खर्चा या फिर जो एसेट हमारे पास आया उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट को यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू फ्यूचर पीरियड is classified as an asset। बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू फ्यूचर पीरियड। ठीक है, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा फ्यूचर पीरियड में, ठीक है, जिसे हम लोग एसेट खरीदने के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर provides benefit to करंट पीरियड। ठीक है, ये खर्चे का बेनिफिट हमें सिर्फ करंट पीरियड में ही मिलेगा। ठीक है, जबकि ये जो कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है, इस खर्चे का बेनिफिट हमें सिर्फ करंट पीरियड में नहीं मिलेगा, करंट पीरियड में भी मिलेगा और उसके आगे भी मिल सकता है, मतलब मिलेगा एटलीस्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, और ये जो है ये वन टाइम होता है, तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोग लिख ले, एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कैपिटल कॉस्ट का एग्जाम्पल। जैसे बिल्डिंग परचेस, बिल्डिंग अगर हम लोग बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा। ठीक है, या फिर जैसे कि कोई ट्रेडमार्क ले रहे हैं, जितने भी तरह के फिक्स नेचर के होते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू खर्चे का मतलब हो जाएगा जैसे कि रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा। ठीक है, ये सब हो जाएगा हम लोग का रेवेन्यू कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट है हम लोग का कमिटेड कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, पढ़ा था क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेते एक बार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अच्छा मेरे पास है नहीं वो वाला जैम बोर्ड, मैंने ओपन नहीं किया, छोड़ो कोई बात नहीं, किया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी हमें वो चीज पता चलेगा। देखो कमिटेड कॉस्ट जो है वो लगभग लगभग जो है
अनअवॉइडेबल कॉस्ट की तरह है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट मतलब जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं पे करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस स्टार्ट कर लिया तो वो पे करते जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही कमिटमेंट कॉस्ट, देखो नाम से पता चल रहा है ना, मतलब कमिटमेंट हो गया। तो एक बार जो प्रॉमिस, मतलब यहाँ पर प्रॉमिस मतलब कमिटमेंट, ठीक है। बिजनेस में तो प्रॉमिस नहीं होता है हम प्रॉमिस कर रहे ये कर, बिजनेस में क्या होता है कमिटमेंट होता है, वो भी रिटर्न, ठीक है। अगर कमिटमेंट से हम लोग इधर उधर जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो है लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है। जैसे किसी ने कमिटमेंट किया, पैसा लिया और जो है रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया, तो फिर उस पे जो है केसेस हो सकता है, ठीक है। तो कमिटमेंट कॉस्ट, और ऐसा भी होता है कमिटमेंट कॉस्ट, जैसे मान लो कोई बड़ा जो बड़ा बड़ा जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाय चांस अगर कोई एग्जीक्यूट ना कर पाए तो फिर उसके लिए कमिटमेंट कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे अगर कभी सुने हो एएस अगर कभी किए हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोरोइंग कॉस्ट में कमिटमेंट कॉस्ट आता है। तो मुझे वो पॉइंट एक बार याद आ गया तो हम तुम लोगों से भी शेयर करते। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं लोन लेने जाते हैं, मतलब बैंक का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब बात बात सब कर लिए, ठीक है, सारी चीज पूछ लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी नहीं 2 मंथ्स बाद जाएंगे लोन लेने के लिए। तो हम लोग जितना डिले करेंगे ना वो हमसे कमिटमेंट कॉस्ट चार्ज कर लेंगे। मतलब जब लोन देंगे तो प्रोसेसिंग कॉस्ट में, मतलब लोन को प्रोसेस करवाने का कॉस्ट होता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट में कमिटमेंट कॉस्ट भी वो लोग ऐड कर लेंगे। मतलब आप क्योंकि आपने बोला था कि आप ले लोगे और आपने 2 मंथ्स डिले किया, तो हम लोगों ने वो अमाउंट किसी और को नहीं अलॉट किया, ठीक है, क्योंकि आपने बात किया था। तो आप अपना कमिटमेंट रखो, तो कमिटमेंट कॉस्ट चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कमिटमेंट कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर कमिटमेंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो अगर हम लोग मतलब फुलफिल करने के लिए जो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, दैट इज कमिटमेंट कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टू मेंटेन certain function, the kind of cost is incurred and can't be quickly eliminated. Example, to maintain certain functions, द काइंड ऑफ कॉस्ट, हम लोग ये कॉस्ट क्यों इनकर्ट करते हैं? कुछ एक्टिविटी ऐसे है जिसे परफॉर्म करने के लिए हमें ये कॉस्ट जो है बेयर करना ही पड़ेगा। तो टू मेंटेन सर्टेन फंक्शन द काइंड ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड, इस तरह का कॉस्ट इनकर्ट किया जाता है। हम लोग कमिटमेंट कर देते, ठीक है, ये हम लोग कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस का वो फंक्शन या एक्टिविटी को जो है मेंटेन करते हुए जाना है, और ये हम लोग क्विकली एलिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे रेंट, ठीक है, रेंट का क्या होता है ना, रेंट का पेमेंट एग्रीमेंट बनता है। रेंट ऐसा नहीं कि किसी के भी घर पे जाके रेंट ले लिया, या किसी के पास बिल्डिंग है तो वहां पर ऑफिस खोल लिया, पैसा दे दिया, इस मंथ दे दिया वो मंथ नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। रेंट में बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट में भी, ठीक है। कॉमर्शियल में कॉमर्शियल के तरह, और जो मतलब डोमेस्टिक होता है उसमें उस तरह का, ठीक है। जैसे कि कॉमर्शियल एग्रीमेंट नॉर्मली 3 इयर्स का होता है। अगर हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए किसी के पास रेंट ले रहे हैं तो हमें 3 इयर्स का मिनिमम एग्रीमेंट करना पड़ता है। 3 इयर्स के पहले हम लोग को लीव कर मतलब छोड़ के नहीं जा सकते उस जगह को। तो क्या ये हो जाता है कमिटमेंट, कि हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि 3 साल यहीं पर रहेंगे, ठीक है। उसके साथ एडिशनल क्लॉजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो एकदम जा ही नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशंस होता है, फिर एक कमिटमेंट होता है कि आपको इस मतलब हर एक मंथ के स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देना है, ठीक है, 1 से 10 तारीख के अंदर पेमेंट कर देना है। तो ये सब आपको कमिटमेंट करना है कि हाँ हम लोग कमिटेड होते हैं, तभी एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। और ये भी कमिटमेंट रहता है कि आपको डिपॉजिट कुछ करना है, अगर कुछ भी आप खराब करते हो तो वो आपको सुधार के देना है। कहाँ तक खर्चा लैंडलॉर्ड करेगा, कहाँ तक खर्चा जो है टेनेंट को करना है, कहाँ खर्चा दोनों मिलके करेंगे, ये सारी चीज लिखे हुए रहते हैं। तो ये होता है कमिटमेंट कॉस्ट। हम लोग कमिटेड है कि हम लोगों ने वहां पर एग्रीमेंट में साइन किया, तो हम लोग कमिटेड है वो सारे खर्चे को बेयर करने के लिए। या फिर इंश्योरेंस, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस में भी बहुत सारा कमिटमेंट होता है कि कब कब प्रीमियम भरना है, क्या क्या कंडीशंस है। तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे कमिटमेंट कॉस्ट।
ठीक है, ये हो गया हम लोगों ने पढ़ा कमिटमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिएशनरी कॉस्ट। तो एक्चुअली ब्रॉडली देखो तो कमिटेड कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट के अंडर आता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मुझे जितना याद आ रहा है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट पढ़ा, तो वहां भी शायद मैंने रेंट का एग्जांपल लिया था। तो क्या ये दोनों एक है? हाँ, एक ही है, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज होता है कॉस्ट में। ठीक है, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट मतलब कमिटमेंट कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट लैंग्वेज ब्रॉडर रेंज में यूज हो रहा है, उससे नैरो रेंज में यूज करते हैं तो कमिटमेंट कॉस्ट उसका एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब हो जाता है अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल या फिर एडिशनल कॉस्ट, इसे हम लोग अवॉइडेबल या एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अवॉइडेबल का मतलब है कि हम लोग चाहे तो ये खर्चा कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। अवॉइडेबल का मतलब क्या हो गया? अगर लग रहा है कि करना चाहिए करो, नहीं लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए तो बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट, हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड किया है, कुछ बेनिफिट के लिए किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो हम लोग चाहे तो उसे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा मतलब बंद भी कर सकते हैं। दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ठीक है, तो इसका लिखो नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन, not related to the operations result from operations results from special policy decision, comma new research, etc. can be eliminated or reduced to a dis desirable level of output। देखो समझाते क्या बोला है, नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन रिजल्ट फ्रॉम नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन रिजल्ट फ्रॉम स्पेशल पॉलिसी डिसीजन न्यू रिसर्च एटसेट्रा। एक मिनट, अच्छा ये ना यहाँ कॉमा दो, नहीं तो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। क्यों? देखो बोल रहा है कि नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी या कोर एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेशंस भी बोल सकते हो, फिर कॉमा। ठीक है, मतलब ये खर्चा प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कॉमा। ये कैसे ये खर्चा क्यों होता है, ये रिजल्ट्स कहाँ से आ रहा है, इस खर्चे का जो सोर्स है वो क्या है, रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशल पॉलिसी। अगर हम लोगों ने कोई स्पेशल पॉलिसी लिया है अपने बिजनेस में, स्पेशल पॉलिसी डिसीजन, कुछ रिसर्च करने का सोचा है, न्यू रिसर्च एटसेट्रा, इस तरीके का एक्टिविटी अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक्सपेंसेस है कैन बी एलिमिनेटेड, जिसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और रिड्यूस टू डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा था रिसर्च करेंगे जब हमारा आउटपुट 15,000 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें लग रहा है, तब हम लोगों ने सोचा था लेकिन 20,000 यूनिट हुए बिना हमें रिसर्च करना स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारे लिए कॉस्ट महंगा हो जाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट के हिसाब से, डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ये खर्चे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नया पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, तो हम लोग सोच रहे हैं जब तक हमारा एक्टिव आउटपुट जो है 20,000 यूनिट नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग ये पॉलिसी नहीं लेंगे। जैसे मान लो फ्री डिलीवरी करना है,
फ्री डिलीवरी करने का सोचा है ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि फ्री डिलीवरी तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सेल नहीं होगा तो ये लॉस भी बना सकता है हमारा। तो वो ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग फ्री डिलीवरी करना तभी स्टार्ट करेंगे अगर हमारा कस्टमर बेस एटलीस्ट 100 हो जाए, तो ये फ्री डिलीवरी का जो कॉस्ट है तब हम लोग बेयर कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, हम लोग अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट के हिसाब से अगर कोई खर्चा कम या ज्यादा कर सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। जैसे कि हम लोग ऐड कर रहे हैं खर्चा, हम लोग फ्री डिलीवरी करेंगे या कोई रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो ये अवॉइडेबल है, चाहो तो करो चाहो तो मत करो, इससे प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करने का सोच सकते हैं और लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट के हिसाब से इस खर्चे को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रिएशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिएशनरी का मतलब जो जिसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम अवॉइडेबल भी है और एडिशनल कॉस्ट भी है, मतलब नॉट मैंडेटरी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई नया मैनेजमेंट पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस बना रहे हैं, तो इस तरीके के कॉस्ट के लिए जो मतलब जो हमारा रिसोर्सेज इनकट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल या पॉलिसी कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इनकट फॉर implementing particular management policies such as executive development housing, etc. Such costs are often discretionary कॉस्ट, ठीक है। अभी अभी मैंने डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इसके पहले ही एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब क्या है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोग अपने मन से ऐड या लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट मेन एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो कॉस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट, ठीक है। पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने, देखो, इनकट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी। अगर हम लोग कोई मैनेजमेंट के लिए कोई पॉलिसीज ले रहे हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस बनाना, ये सब, तो इसके लिए जो भी कॉस्ट इनकट होगा उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। और ये कॉस्ट भी डिस्क्रिशनरी होता है कि हम लोग चाहे तो इनकट कर सकते, चाहे तो नहीं कर सकते, लेवल ऑफ आउटपुट को डिसाइड करके कर सकते, कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप कॉस्ट, ठीक है। ये तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़े हो, स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट मतलब जो बेसिकली स्टेप वाइज चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट लिख लेते हैं फिर बताते हैं। कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देन increased by a fixed amount at a higher level of output। तो बोल रहा है कि कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एक लेवल ऑफ आउटपुट तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा, फिर फिक्स्ड हो जाएगा एट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? क्योंकि
ये लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे बन रहा है, स्टेप्स वाइज हो रहा है सीढ़ी के तरह, तो इसे हम लोग स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। जैसे देखो रेंट का खर्चा ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे मान लो कि मैंने एक घर रेंट ले लिया और उस पे हम जो है सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो अभी घर है उसमें लगभग एक साथ 15 स्टूडेंट्स जो है बैठ सकता है, और उसके लिए मेरा रेंट आ रहा है सपोज 25,000, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उसके लिए रेंट आ रहा है 25,000 पर मंथ, और ये मेरा फिक्स चलते जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मली रेंट का एग्रीमेंट 11 मंथ्स का होता है, तो एक साल तक तो कोई चेंजेस नहीं होता है, बाकी एग्रीमेंट वाइज डिपेंड करता है। तो ये चल रहा है, तो ये मेरा फिक्स्ड कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि 15 स्टूडेंट या मैक्स टू मैक्स बैठ सकते हैं, जो कैपेबिलिटी है घर का, जो कैपेसिटी है घर का, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लो मेरे 20 स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ हम नहीं बैठा पा रहे, तो मुझे लेना पड़ेगा इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, जहां पर हम 20 स्टूडेंट को एकोमोडेट करवा पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बड़ा घर ले लिया, तो मेरा रेंट जो है वो बन गया है 30,000 पर मंथ। तो वही बोल रहा है कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब 15 स्टूडेंट के लिए यही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। बट इसके बाद क्या हो जाएगा, बट इंक्रीज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 5,000 रुपए से बढ़ गया एट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है तो उस केस में मेरा ये कॉस्ट जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। इसके बारे में हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग ही आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट किया। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मतलब वो कॉस्ट जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके कम या ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का और एक मतलब भी मैंने बताया था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम लोग को याद है तो। मतलब अगर हम लोग 10,000 यूनिट बना रहे हैं, उसके लिए मेरा 10,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, मतलब पर यूनिट 1 रुपीज करके। लेकिन अगर हम 10,000 एक यूनिट बना रहे हैं, उसके लिए मेरा जितना भी खर्चा एक्स्ट्रा होगा, मतलब एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख के देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट which changes with change in every यूनिट, ठीक है। क्या लिखा है देखो, एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट मतलब टोटल कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब जैसे मैंने बोला कि 10,000 यूनिट बनाने में 10,000 रुपए का खर्चा होगा, मतलब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा कर लेना है। एग्रीगेट कॉस्ट का मतलब जितने भी सारे वेरिएबल कॉस्ट है वो सारे कॉस्ट को, क्योंकि वेरिएबल ही क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो वॉल्यूम के ऊपर कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए हम वेरिएबल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर एग्रीगेट कॉस्ट का मतलब, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट कॉस्ट का मतलब टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और ये पता है हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने तो मार्जिनल कॉस्ट कर लिया है, ठीक है। अभी तो हम लोग फिर से रिपीट पढ़ रहे हैं ना। तो वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, विथ चेंज इन द एवरी यूनिट, मतलब ये जो कॉस्ट है ये कब चेंज होगा, कितने यूनिट पे चेंज होगा, ठीक है। ये हम लोग जिस तरह से फाइंड आउट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर such as direct material, direct labor, एटसेट्रा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के तरह जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, जो 1 यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा होने पे भी चेंज होगा, 1 यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा बनाने पे जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन तुम लोग याद करो, जब हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था कि अगर हम लोग एक भी यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो उसमें पर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। उसे कैलकुलेट
कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ डिसीजन मेकिंग भी पढ़ाया जाता है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये पता चलता है यहाँ पर पर्टिकुलरली कि वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन पे हमारा कितना कॉस्ट इनकट हो रहा है। अब इसी से डिसीजन ले पाएंगे कि हमें वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। इसी तरह से हम लोग ने डिसीजन मेकिंग भी पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट, जो भी मार्जिनल कॉस्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल कॉस्ट, जिसका दो पार्ट इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिक में भी एक बार पढ़ लेंगे क्या होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे जो कॉस्ट चेंज होगा, चेंज तो होगा क्योंकि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन किस हिसाब से डिफरेंट होगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे जो कॉस्ट चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। या तो एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ है, या फिर प्रोसेसिंग में कोई चेंजेस हुआ है, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन मेथड चेंज होने से भी तो कॉस्ट हमारा चेंज होता है ना। ये सारे रीजन है, एक्टिविटी लेवल का चेंजेस, प्रोसेस का चेंजेस, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन के चेंजेस की वजह से जो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अच्छा एग्जाम्पल देखो, इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट फ्रॉम 1000 यूनिट टू 2000 यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग का, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या एग्जांपल लिया, एक्टिविटी लेवल के ऊपर, हम लोग पहले 1000 यूनिट बनाते थे, अभी 2000 यूनिट बना रहे, इसकी वजह से जो कॉस्ट हमारा एक्सेस हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। अब हमेशा डिफरेंशियल कॉस्ट बढ़े मतलब इंक्रीज होने से ही डिफरेंशियल कॉस्ट है ऐसा बात नहीं है, इसीलिए डिफरेंशियल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब इफ द कॉस्ट इज, if the cost is increased compared to past, ठीक है। पास्ट में जो कॉस्ट इनकट हो रहा है उससे अगर हमारा कॉस्ट बढ़ गया है देन इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल तुम लोग अपने मन से लिख सकते हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, कि पहले मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा हो रहा था पर यूनिट पे 2 रुपए करके, अभी हो रहा है पर यूनिट पे 3 रुपीज, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। और डिक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब पास्ट से अगर कॉस्ट कम हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इज डिक्रीज्ड एज एज कंपेयर टू पास्ट, then it is called decremental कॉस्ट, ठीक है।
तो अगर पास्ट में जो कॉस्ट इनकट हो रहा है सेम एक्टिविटी में, अगर वो कॉस्ट अभी कम हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या कॉस्ट भी कभी कम होता है? हाँ होता है ना। देखो नॉर्मली टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से कम नहीं होता है, लेकिन कम हो सकता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एक रूम में पहले 2 स्टूडेंट रहते थे, जो पीजी सिस्टम होता है ना, 2 स्टूडेंट रहते थे, ठीक है। तो ये पूरे घर का रेंट है 10,000 रुपए, तो दोनों का खर्चा आता था 5-5 हजार, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 2 के जगह 4 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। मतलब रूम रूम मान लो वही है, पहले 2 जन थे, अगर अभी 4 जन हो गए तो 10,000 रुपए का खर्चा पर हेड हमारा कम हो जाएगा, 2500 करके आ जाएगा पर स्टूडेंट पे, ठीक है, पर पर्सन पे। तो वही बोल रहा है कि पास्ट में जो 2500 होगा ना, ये हो जाएगा 5000 करके 2 स्टूडेंट का, ठीक है। तो पहले जो खर्चा 5000 करके आ रहा था वही अभी 2500 करके आ रहा है। सेम प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, अगर हम लोगों का प्रोडक्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले 5000 यूनिट बनाया, तब हमारा मान लो टोटल खर्चा 10,000 था, तो पर प्रोडक्ट पे 2 रुपए करके आता था। अब हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के जो है यहाँ पर हो चुका है 10,000 यूनिट, ठीक है। तो 10,000 यूनिट के लिए खर्चा अगर हम लोग का 10,000, वो फिक्स्ड खर्चा होगा तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, नॉर्मली डिक्रीज होने का बात है। तो क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ जाता है, क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जो है पर यूनिट में कम हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब सिंपल इतना ही कि पास्ट से अगर खर्चा हमारा कम हो रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट, और पास्ट से हमारा खर्चा ज्यादा होता है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। और डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट चेंज हो सकता है एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करके। तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी का ही 2 पार्ट हो गया, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब जैसे कि अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं लाइक प्लांट और मशीनरी, ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पर एक कैपिटल कॉस्ट इनकट किया, तो वो तो होता है कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट आज ही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, दैट इज कैपिटल कॉस्ट। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट तो खरीद लिया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, उसको कहाँ दिखाएंगे? रूल्स के हिसाब से उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। अब ये जो मान लो 1 लाख का हम लोगों ने एक फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, अब इसे यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज यूज करते तो उसका जो है डिटोरिएशन होता है, खर्चा होता है। अब वो खर्चा कहाँ दिखाएंगे? जैसे एक स्टाफ को रखते हैं तो उसे सैलरी देते हैं, तो दिखता है कि उनको लेबर को रखने का खर्चा, ठीक है, मतलब कॉस्ट में तो सभी लेबर है। या फिर अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग को पता चलता है अच्छा इतना खर्चा हमारा चला के। तो ये जो 1 लाख हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट 1 लाख रुपीज का खरीद लिया है, अब ये 1 लाख रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग पूरे 1 साल में यूज नहीं कर सकते। मान लो ये जो मशीन खरीदा है, ये हम लोग 5 साल जो है यूज करेंगे, ऐसा सोच के खरीदा है, ठीक है। तो इसका मतलब पर ईयर ये कितने का हम लोग यूज कर लेंगे? पर ईयर हम लोग ये यूज कर लेंगे 20,000 रुपीज का, ठीक है। तो हम लोग ये 20,000 रुपीज अगर पर ईयर यूज करें तो हर बार जब पीएल बनेगा तो वहां पर ये 20,000 एज ए एक्सपेंस हमें दिखाना पड़ेगा। सोचो, अगर हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं दिखाते हैं तो हम लोगों का जो डिप्रिशिएशन का मतलब क्या है, एसेट को यूज कर रहे हैं जो फिक्स्ड एसेट को, उसका खर्चा तो अभी किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होंगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे मतलब सरकारी हो, ठीक है, तो हमें उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी स्टाफ को रखते हैं उनको सैलरी पे करना पड़ता है, किसी का रेंटेड हाउस या फैक्ट्री यूज करते तो उसे रेंट पे करना पड़ता है, किसी से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट ये खर्चा हमें दिखता नहीं है कि किसको पे करना है, तभी तो इसे नॉन कैश बोलते हैं डिप्रिशिएशन को। तो डिप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन है तो एक्सपेंस, तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है पीएल में, नहीं तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है ज्यादा दिखेगा, गलत दिखेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। पहला बात है डिप्रिशिएशन इसीलिए चार्ज किया जाता है। इसी जो चार्ज करने का तरीका, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। हमें कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, मतलब 1 लाख से कितना यहाँ पर चार्ज करना है? 20,000, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? अलग अलग मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, जैसे कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन दिखाया हर साल 20,000 करके। WDV मेथड होता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड होता है, अलग अलग मेथड होता है, ठीक है।
उस मेथड के हिसाब से हम लोग जो है, जो हमें सूटेबल मेथड लगता है चूज करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज करने का तरीका है इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। और ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख का मशीन 1 लाख ही रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। 1 साल जाने के बाद अगर 20,000 डिप्रिशिएशन है तो वो 80,000 का हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 20,000 कम होगा तो 60,000 का हो जाएगा। तो ये चीज तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कोई चीज का वैल्यू, हर एक चीज का वैल्यू डिटोरिएट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज का वैल्यू डिटोरिएट नहीं होगा, स्पेशली फिक्स्ड एसेट वगैरह के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट which initially recorded as asset and subsequently treated as an एक्सपेंस। ठीक है, मतलब पहले तो हम लोग इसे ट्रीट करेंगे एसेट की, हम लोग बोलेंगे 1 लाख का एसेट ले लिया, फिर उसके बाद 1 लाख से 20,000 डिप्रिशिएशन चार्ज कर दिया, मतलब एक्सपेंस चार्ज किया। एक्सपेंस मतलब जो डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन हम लोग रेवेन्यू बेसिस पे चार्ज करते जाएंगे और धीरे धीरे वो पूरा ही हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, डिप्रिशिएशन ऑन मशीन लिख लो, फिक्स्ड एसेट लिख लो। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, मशीन हो या फिक्स्ड एसेट। तो डिप्रिशिएशन ऑन मशीन लिखा है मैंने, तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो दो चीज अलग है, कैपिटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड एसेट खरीद रहे मतलब 1 लाख, और कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब जो डिप्रिशिएशन चार्ज करे 20,000 20,000 20,000 करके। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इसको और भी नाम बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट, अच्छा ये कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट where there is no outlay of कैश। ठीक है, एक लाइन में अगर बोले तो ऐसा कॉस्ट जिसके लिए कोई कैश हमारा आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे डेप्रिशिएशन एक नॉन कैश आइटम है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी ये भी नॉन कैश है। ये कॉस्ट जो है इसके लिए हमारा कोई मतलब कैश आउटले नहीं होगा, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा कॉस्ट जो हम लोग मतलब जैसे देखो कि जैसे कैसे एग्जांपल दे, जैसे मान लो हम टीचिंग प्रोफेशन में, ठीक है, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आते और हम जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन में है तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस क्या हो रहा है कि हम जॉब कर सकते थे या बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, तो जॉब या बिजनेस हम नहीं कर रहे तो मेरा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस है। ठीक है, या फिर जैसे और एग्जांपल, जैसे मान लो तुम लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट किया पढ़ने के लिए, तो फिर तुम लोग का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या है? साइंस और आर्ट्स। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब एक इंसान तीनों चीज तो पढ़ नहीं सकता है ना, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, यानी हम लोग जो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ और भी तो कर सकते हैं। जैसे तुम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में स्टार्टिंग में पढ़ते होगे कि हम लोग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो हमें इंटरेस्ट वगैरह बैंक में दिया जाता है, वो किस चीज का दिया जाता है? बहुत सारी चीजों के लिए दिया जाता है। जैसे हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम लोग वो पैसा जो बैंक में डिपोजिट कर रहे हैं, वो पैसा हम लोग चाहे तो किसी और काम में भी यूज कर सकते थे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे, तो सैक्रिफाइस कर रहे, तो उसके लिए बैंक हमें रिटर्न देता है ना। टाइम वैल्यू मनी का अलग अलग बहुत सारा कॉस्ट होता है। तो उसी तरह
से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो जाता है एक काम करने की वजह से हम लोग जो दूसरा काम नहीं कर रहे उसके वजह से जो हमारा कॉस्ट लॉस हो रहा है, तो उसका वैल्यूएशन, तो उसके लिए तो कोई आउटले ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा है, आउटले ऑफ कैश नहीं हो रहा है, मतलब कैश आउटपुट नहीं जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मान लो और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि रेंट, ठीक है। अगर मेरे पास मेरा अपना घर है बिजनेस करने के लिए, तो मुझे वो रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया कि मेरा या फिर मान लो मेरे पास घर नहीं है इसीलिए मुझे रेंट पे लेना पड़ रहा है। अगर मेरा घर होता तो मुझे रेंट पे घर नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस या फिर इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल, goods purchased for rupees 10,000. Interest on 10,000 could have been earned, but it is an opportunity loss. Hence, the interest on capital is imputed opportunity और implicit cost। मतलब एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो अगर किसी के पास 10,000 रुपए थे तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उससे वो कुछ खरीद ले, ठीक है, या फिर उसको वो बैंक में डिपॉजिट कर ले और उससे उसे इंटरेस्ट मिल जाए। अगर वो कुछ खरीद लेता है तो फिर उससे जो उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वही लिखा है देखो, गुड्स परचेस्ड फॉर 10,000, इंटरेस्ट ऑन 10,000 कुड हैव बीन अर्न, ये उसे अर्न, ये इंटरेस्ट इस पे जितना भी होता वो अर्न कर सकते थे, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया क्योंकि उन्होंने कुछ खरीद लिया 10,000 रुपए का। हेंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलता, देखो 10,000 उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदने में दे दिया, 10,000 बैंक को देना था, 10,000 तो जाता ही, लेकिन उनको उन्होंने जब क्योंकि गुड्स खरीद लिया तो रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो कहीं पर एफडी कर देते तो उन्हें कुछ ना कुछ मिलता, ठीक है। तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसे ना कभी कभी मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज होता है, इसे कभी नोशनल कॉस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या क्या है। जैसे कि इम्प्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, इम्प्लिसिट, ये मैंने एक साथ ही लिखवा दिया कि लगभग एक ही तरह का चीज होता है, मतलब नैरो और ब्रॉडर सेंस में। जैसे देखो मैंने बोला ना, यहाँ पर जैसे मैंने एक चीज लिखवाया, अगर तुम लोग ध्यान से देखो कि ये देखो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट लिखवाया, उसके बाद एक जगह पे मैंने कमिटेड कॉस्ट लिखवाया, सॉरी कमिटेड, जहां पर मैंने अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी पहले लिखवाया था, फिर उसको कमिटेड और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में लिखवाया। तो ब्रॉडर सेंस में अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है, कमिटमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है, लेकिन उसका अलग डेफिनेशन होता है। उसी तरह से मैंने ये तीनों कॉस्ट को एक साथ ही लिखवा दिया, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग डिफाइन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तीनों का मतलब लगभग यही होता है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जिसमें कॉस्ट इनकट, मतलब पैसा आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ
pocket cost which involve outflow of कैश। ठीक है, तो अगर हमारा कैश आउटफ्लो होता है किसी भी तरीके से तो उसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेंट पेड फॉर फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री अगर रेंट पे लिया हुआ है तो फैक्ट्री का जो रेंट पे हो रहा है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, तो ये हो जाता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब जिसे हम लोग किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, इसको इस तरीके के कॉस्ट को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि संक कॉस्ट। ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसके बारे में मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट टाइम बेसिस पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता था कि जो कॉस्ट हम लोगों ने इनकट कर दिया है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट कॉस्ट। इस तरीके को कॉस्ट को पास्ट कॉस्ट भी बोला जाता है या फिर एक्चुअल कॉस्ट भी बोला जाता है। और इररिकवरेबल कॉस्ट भी बोला जाता है, इररिकवरेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब सेम पैरामीटर में यूज होते हैं। ठीक है, सेम पैरामीटर में यूज होते हैं कि सम कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल। देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट और पास्ट कॉस्ट एक ही चीज है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हम लोगों ने पहले इनकट कर दिया है। ठीक है, पास्ट कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी इनकट हो चुका है पास्ट में। ठीक है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्योंकि हम लोगों ने इतना कॉस्ट इनकट किया है एक्चुअली में, इसीलिए इसका नाम एक्चुअल कॉस्ट भी होता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद और क्या है, इररिकवरेबल कॉस्ट, मतलब जो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं कभी। जैसे अगर हम लोगों ने रेंट दे दिया तो हम लोग वापस नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये हो जाता है इररिकवरेबल कॉस्ट। और संक कॉस्ट, ठीक है, संक कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट हमारा डूब गया, चला गया। ठीक है, संक कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हमारा चला गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी इनकट कर चुके हैं, कांट बी रिकवर्ड, उसे हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट। अगर हम लोग इसको हर एक कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना चाहे तो संक कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा। एक लाइन के लिए अगर लिखते हैं तो एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड कांट बी रिकवर्ड। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने इनकट कर दिया है वो कभी रिटर्न नहीं आ सकता। इसीलिए इसका ओवरऑल जो डेफिनेशन है, कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, ऐसा कॉस्ट जो आउटफ्लो ऑफ कैश को इन्वॉल्व करेगा तो वो संक कॉस्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अगर हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है तो उसके लिए अगर इंस्टॉलेशन कर डाला है तो हम लोगों ने खर्चा कर लिया है, तो ये खर्चा हम लोग दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जो आउटफ्लो ऑफ कैश तो हमें करवा ही दिया है ना, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, देखो ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ही पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये तो मैंने लिखवाया था, लेकिन एक लाइन हम लिखवा देते हैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब द प्राइस, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल देके बोला था कि इस गाड़ी को प्रोडक्शन करने में या खरीदने में हम लोगों ने जो कॉस्ट इनकट कर लिया था, ठीक है, तो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो द प्राइस पेड फॉर an asset when it was purchased। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कोई एसेट परचेज किया था कभी, तो उसके लिए जो खर्चा पे किया था दैट इज हो जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे परचेज ऑफ मशीन, प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम लोगों ने कोई प्लांट एंड मशीनरी पास्ट में खरीदा था, उसके लिए हमारा जो कैश आउटफ्लो हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, पास्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो पैसा ऑलरेडी हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉस्ट। तो इसके लिए लिख लो पास्ट कॉस्ट, तो मनी दैट हैज बीन ऑलरेडी स्पेंट, मनी दैट has
ऑलरेडी बीन स्पेंट, जो पैसा हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है, पास्ट का मतलब ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट कॉस्ट, और इसे संक कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब ये पास्ट कॉस्ट इज ऑल्सो ए संक कॉस्ट, ठीक है, पास्ट कॉस्ट जो है ना ये संक कॉस्ट भी है, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन ये सारे कॉस्ट जो है यूज नहीं होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट यूज नहीं होते। पास्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे हम लोगों ने मान लो कि एक मार्केटिंग कैंपेन किया है, ठीक है, मार्केटिंग कैंपेन के लिए खर्चा किया है, तो वो, या फिर हम लोगों ने मनी स्पेंड किया है, मनी स्पेंड फॉर मार्केटिंग, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसीलिए देखो मैंने लाइन बाय लाइन क्यों लिखवाया, नाम अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट वही है कि ये सारे कॉस्ट में कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो संक कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट का आउटफ्लो जो हम लोग कर चुके हैं और वो वापस नहीं ला सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियसली कर लिया है वापस नहीं ला सकते, पास्ट कॉस्ट का भी मतलब वही हो रहा है, लेकिन अलग अलग नाम है, तो कॉस्ट में अलग अलग नाम यूज होता है, पता होना चाहिए ताकि तुम लोग जो मतलब क्वेश्चन रहेगा उसके साथ रिलेट कर पाओ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि जो हम लोगों ने किसी चीज को परचेस करने के लिए इनकट किया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट और एसेट, कोई प्रोडक्ट या एसेट परचेस करने के लिए हम लोग जो भी पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और एसेट, जो भी पैसा हम लोग खर्चा करते हैं मतलब जो कॉस्ट इनकट करते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ये सब तो नाम से हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब ये एक्चुअल कॉस्ट कैसा हो सकता है, ये हिस्टोरिकल भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये हो गया। अब एक्चुअल कॉस्ट जो है इसका अगर एग्जाम्पल दे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी अगर हम लोग खरीद रहे हैं एक्चुअली उसके लिए जो भी इनकट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एन ऑटो रिपेयर शॉप में एस्टिमेट एस्टिमेट that estimate that vehicle repair cost is rupees 1200, but actually but ऐसे लिखो, but actual cost may be, but actual cost may be 1000, ठीक है, तो ये 1000 इसको लिखो 1300 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये मतलब मान लो कोई कस्टमर गया है और अपना जो है व्हीकल रिपेयर करने में, तो फिर एस्टिमेट करके ही ना बोलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है 1200 रुपए खर्चा होगा, बट एक्चुअली खर्चा होगा 1300, ठीक है, तो इससे कस्टमर को ये तभी पता चलेगा जब पूरा रिपेयर का काम कंप्लीट हो जाएगा कि एक्चुअली 1300 रुपीज हमें पे करना है, तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअली देना है, अब एस्टिमेटेड से वो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटीज होता ही है ना कि एस्टिमेटेड के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे बोल रहे लगभग इतना हो सकता है, लेकिन वो उनको एक्चुअल कॉस्ट कितना देना है वो तभी पता चलेगा जब वो पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। और अब नेक्स्ट जो आता है इरिकवरेबल कॉस्ट, इरिकवरेबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए शायद आज ही हम लोगों ने पढ़ा था इरिकवरेबल कॉस्ट, ठीक है, तो ये देखो इरिकवरेबल कॉस्ट आज ही हम लोगों ने पढ़ा था। कमिटेड, ये या फिर लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं रहा, चलो, इरिकवरेबल कॉस्ट का मतलब नाम से तो पता चल रहा है जो कॉस्ट हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, मतलब एक बार पेमेंट कर दिया सो कर दिया, ठीक है, जो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इरिकवरेबल कॉस्ट। तो इसके लिए बताते हैं क्या लिखना पड़ेगा, इरिकवरेबल कॉस्ट का मतलब
कॉस्ट ऐसे लिखो, सिर्फ कॉस्ट लिखने से ऐसे लिखो, इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल या नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम जो है उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, एक सेकेंड, इररिकवरेबल कॉस्ट, एक सेकेंड शायद गलत लिखती है, इररिकवरेबल कॉस्ट। तो इसमें सिंपल ऐसा ही लिखो, इसको लिखने का जरूरत है, सिंपल एक लाइन में लिखते हैं, इट इज द कॉस्ट, ऐसे लिखो, इट इज द कॉस्ट विच इज इम्पॉसिबल टू गेट बैक। जैसे देखो, इरिकवरेबल कॉस्ट का मतलब जैसे लोन लेने जाते हो तो बैंक जो है लोन का प्रोसेसिंग कॉस्ट चार्ज करता है, ठीक है। अब लोन मिले या ना मिले, वो कॉस्ट जो गया सो गया, वो कॉस्ट हमें रिकवर करके नहीं मिल सकता। जैसे तुम लोग देख सकते हो कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज में क्या करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो अलग अलग कॉलेज में कि कहाँ चांस मिलेगा, ठीक है, कौन सा तुम लोग का डिजायरेबल कॉलेज होगा। तो फिर क्या होता है, ये जो स्कूल या कॉलेज को हम लोग जो फॉर्म फिलअप का पेमेंट कर रहे हैं वो इरिकवरेबल है, ठीक है, हमें वहां सीट ऑक्युपाई करने को मिले या ना मिले, हम लोग जाए या ना जाए एडमिशन लेने, तो वो फॉर्म का कॉस्ट जिन लोगों ने पे कर दिया वो इरिकवरेबल है, ठीक है, वो रिकवर नहीं कर सकते। या फिर मान लो कोई लीगल केस चल रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके लिए जो भी लीगल कॉस्ट बेयर हुआ, ठीक है, वो सब इरिकवरेबल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो फॉर्म फिलअप वाला होगा नहीं, लीगल कॉस्ट वाला हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि a lot of money spent for legal, a lot of money spent as legal cost is irrecoverable, irrecoverable, ये हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। अगर कोई लीगल कॉस्ट हम लोग बेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत पैसा खर्चा कर चुके हैं, तो खर्चा कर चुके हैं, वो हम लोग कभी रिकवर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसका मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो कभी भी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प नहीं करेगा, इसके बारे में एक बार जो है लिख लो, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ हम स्टार दे के लिख लेते हैं, ये इट इज not play any role in decision making, डिसीजन मेकिंग में जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट के बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ ये तो मैंने लिखवा दिया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करता है। एक एग्जाम्पल लिखो, इन केस ऑफ replacement of a machine, replacement of a machine, WDV of old machine, WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, ठीक है, is a sunk cost and does not affect the decision of replacement। बताते हैं क्या लिखा है,
ठीक है, जैसे मैंने वहां पर लिख के दिखाया ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट या सम कॉस्ट, ये सब हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं लाता है। तो उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग कोई मशीन रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू जो मशीन का है वो होता है उसका सम कॉस्ट। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का मशीन था, ठीक है, उस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 20,000 करके 4 इयर्स का, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे बेचना चाहते हैं तो 80,000, तो अभी इसका वैल्यू कितना है 20,000, इसे हम लोग बोलते हैं WDV वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट, अभी आज के डेट का संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 1 लाख का किया था, लेकिन उसमें से 80,000 का तो यूज भी कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट अभी 20,000 का दिख रहा है हमारा, तो दैट इज द संक कॉस्ट। एंड ये जो कॉस्ट है ये डज नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट। ये कॉस्ट हमें रिप्लेसमेंट मतलब अगर हमें अपना एसेट दूसरा खरीदना है तो उसके साथ इस कॉस्ट का कोई लिंक नहीं है। ये कॉस्ट हमारे मशीन्स को परचेस करने के लिए मतलब डिसीजंस पे कोई इंपैक्ट नहीं लाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी था हिस्टोरिकल कॉस्ट या सम कॉस्ट, इस तरीके का जो कॉस्ट है ये कभी भी हमें डिसीजन लेने में किसी तरीके का जो है इम्पैक्टफुल नहीं होता है डिसीजन वगैरह लेने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग और एक कॉस्ट पढ़ लेते हैं, शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट ये भी तुम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई सेक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का शट डाउन करते हैं फिर भी अगर उस पे कॉस्ट इनकट होते ही जाता है, दैट इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। और नॉर्मली ये सारे कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि रेंट रेंट देना ही पड़ेगा, टैक्स, डेप्रिसिएशन, जो प्लांट मशीन वगैरह लगे हुए फैक्ट्री में वो उसका तो रेंट, प्लांट मशीन का जो डेप्रिसिएशन ये सब तो हमें पे करते जाना ही है। हालांकि डेप्रिसिएशन पे नहीं करना है बट अकाउंटिंग टर्म में तो दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी incurred even when a plant is temporarily शट डाउन। अगर टेम्पोररी वे में भी शट डाउन हो रहा है मतलब कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है फॉर सम रीजन, ठीक है, जैसे मान लो कोविड के टाइम पे तो टेम्पोररी वे में बहुत सी जगह पे बंद वगैरह होगा, कोविड तो एक सडन सिचुएशन है। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो वो सेक्शन में जो प्रोडक्शन होता है वो भी मतलब मान लो कोई सीजनल प्रोडक्शन था तो अभी बंद रख रहे हैं, लेकिन बंद रखो या मतलब ओपन रखो, अगर रेंटेड जगह पे है तो रेंट तो बियर करना ही पड़ेगा। तो शटडाउन अगर टेम्पोररी वे में है फिर भी अगर कॉस्ट हमें बियर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। सिंपली ऑल फिक्स्ड कॉस्ट which cannot be avoided which cannot be avoided during closure of a प्लांट, ठीक है, मतलब एक प्लांट सेक्शन मतलब एक डिपार्टमेंट जो टेम्पोररी वे में भी बंद किया या फिर टेम्पोररी वे में ही बोलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग टेम्पोररी क्लोजर। यहाँ पर लिखो टेम्पोररी क्लोजर। टेम्पोररी क्लोजर हम लोगों ने किया है फिर भी अगर हमारा खर्चा कुछ ऐसा है जो कि लगता ही जा रहा है तो नॉर्मली वो फिक्स्ड खर्चा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, उस जगह से रिलेटेड टैक्स और डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डिप्रिशिएशन तो लगते ही रहेगा चाहे मशीन यूज करो या ना करो। डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का शट डाउन कॉस्ट, ठीक है, शट डाउन कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस
और यूनिट इन टोटालिटी। ठीक है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट का या फिर अगर हम लोग कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का, ठीक है, प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो कोई पर्टिकुलर, या फिर किसी यूनिट, जैसे कि मान लो ये डिपार्टमेंट हो गया, या फिर ये पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए यूनिट बेसिस पे, तो अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल में किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, या फिर किसी प्रोसेस का, या फिर किसी यूनिट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट। और अच्छा, ये तो एक होता ही है, और एक तरीके से भी हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट को, द मिनिमम कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बियर टू रिमेन इन बिजनेस। ठीक है, रिमेन इन बिजनेस, अगर बिजनेस जिस चीज का कर रहे हैं उस बिजनेस में टिके रहने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट हमें करना ही पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कॉस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दे। छोड़ो, इसका एग्जाम्पल का चलो, एब्सोल्यूट कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। ठीक है, engineered cost, such cost that result from a clear cause and effect relationship between input and output। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी कॉस्ट होता है, ठीक है, इनपुट से आउटपुट जो बन रहा है, वही बोल रहा है सच कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज और इफेक्ट की वजह से जो कॉस्ट इनकट होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया, तो रॉ मटेरियल प्रोसेस की वजह से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया। एक रॉ मटेरियल था जैसे कि क्ले यानी मिट्टी था, वो प्रोसेस किए, उस वजह से वो एक क्ले पॉट बन गया, तो कॉज हो गया प्रोसेसिंग और इफेक्ट हो गया क्ले से क्ले पॉट। ठीक है, तो ये इसके वजह से जो कॉस्ट इनकट हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग करने के वजह से। तो एग्जाम्पल एक लिखवा देते हैं इसका। इनपुट हम लोगों ने सपोज दिया है डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉर्मली ये तीन चीज हमें हमेशा जरूरी होता है एज ए इनपुट टू गेट फिनिश गुड्स। ठीक है, और आउटपुट हमें क्या मिला, अब जो जिस तरीके का रॉ मटेरियल दिया उससे, अगर हम लोगों ने क्ले वगैरह ये सब दिया है और जो है मिट्टी के बर्तन हम लोग बनाते हैं तो हमें क्ले पॉट मिल सकता है। ठीक है, जो भी चीज हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कार प्रोडक्शन करना चाहते हैं कार मिल जाएगा ऐसे आउटपुट, मोबाइल बनाना चाहते हैं मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है, लैपटॉप बनाना चाहते हैं लैपटॉप मिल जाएगा। तो ये हो जाता है हम लोग का इंजीनियर्ड कॉस्ट। ठीक है, इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि एक प्रोसेस की वजह से इनकट होता है, एक कॉज एंड इफेक्ट की वजह से इनकट होता है। कॉज और इफेक्ट किस रिलेशनशिप के वजह से, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप की वजह से जो कॉस्ट इनपुट इनकट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसके बाद इंजीनियर्ड कॉस्ट तो हो गया, इसके बाद हम लोग का और भी दो तीन तरह का कॉस्ट है और कुछ डिफरेंसेस है। तो एक काम करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं।